तो देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात करेंगे उन खबरों की जिनकी चर्चा आगे होगी। धनबाद में जज की हत्या के पीछे कौन और कब आएंगे सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजे। शिल्पा शेट्टी को क्यों आया मीडिया पर गुस्सा। देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। बिहार में कटिहार के महापौर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने बीच बाजार में घटना को अंजाम दिया। बताया गया है कि मेयर एक पंचायत कर वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान 2 अज्ञात अपराधियों ने उनके सीने में ताबड़तोड़ 3 गोलियां मार दी। कटिहार मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। झारखंड के धनबाद में जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने इस मसले पर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की है। मामले में हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल उत्तम आनंद जब मॉर्निंग वॉक पर निकले थे तभी उन्हें एक टेम्पो ने पीछे से आकर जानबूझकर कुचल दिया। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजे अब कभी भी आ सकते हैं। सीबीएसई ने इसके लिए रोल नंबर फाइंडर लॉन्च कर दिया है। ये लिंक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर एक्टिव हो चुकी है। कैंडिडेट्स इसके जरिए अपने रोल नंबर देख सकते हैं। बताया गया है कि कल तक दोनों कक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा में रिजर्वेशन का बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ मेडिकल और डेंटल के पीजी कोर्स में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण होगा, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का फैसला लिया गया है। केंद्र के इस फैसले को गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक बताया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रोग्राम को लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये प्रोग्राम युवाओं को फ्यूचर ओरिएंटेड बनाएगा और एआई से संचालित इकोनॉमी के रास्ते खोलेगा। मोदी ने कहा कि अच्छी पढ़ाई के लिए विदेश जाने की सोच को बदलकर हम विदेश के स्टूडेंट्स को भारत लाने की सोच पर आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में आज से पीवीआर के सिनेमा घर खुल जाएंगे। सरकार से मिली इजाजत के बाद पीवीआर सिनेमा ने गुरुवार को घोषणा की कि उसके सभी कर्मचारियों को कोविड-19 के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं और वो 30 जुलाई से ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार हैं। संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने शर्तों के साथ सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी है। दिल्ली के हौज खास विलेज इलाके में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से हुई छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी मध्य प्रदेश के हैं। दरअसल 21 तारीख को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग नॉर्थ ईस्टर्न लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते नजर आ रहे थे। अभिनेत्री और राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी ने पत्रकारों और मीडिया हाउसेस पर मानहानि का आरोप लगाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर शिल्पा की याचिका में कहा गया है कि उनकी छवि खराब की जा रही है। मामले में आज सुनवाई होगी। इस बीच पॉर्न केस में मुंबई सेशंस कोर्ट ने एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। श्रीलंका के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज भारत 2-1 से हार गया। तीसरे मुकाबले में भारत की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर महज 81 रन बना सकी। इस छोटे से लक्ष्य को श्रीलंका ने 15वें ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। और असम सरकार के किस आदेश से बढ़ा मिजोरम के साथ विवाद। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर क्या है नया पंगा। क्या खेला होवे पर गीत लिखेंगे जावेद अख्तर। सियासत से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राजनीति। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के बयान पर विवाद बढ़ गया है। सावंत ने सदन में चर्चा के दौरान कहा था कि जब 14 साल के बच्चे पूरी रात समुद्र तट पर रहते हैं तो माता पिता को आत्ममंथन करने की जरूरत है। सिर्फ इसलिए सरकार और पुलिस पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि बच्चे उनकी नहीं सुनते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मशहूर गीतकार जावेद अख्तर से गुजारिश की कि विधानसभा चुनाव में चर्चित हुए टीएमसी के नारे खेला होवे पर गाना लिखा जाए। ममता से मुलाकात के बाद जावेद अख्तर ने कहा कि देश में परिवर्तन होना चाहिए। इस समय देश में कई तनाव हैं, ध्रुवीकरण का मुद्दा है, कई लोग भड़काऊ बयान देते हैं। यूपी बीजेपी के बुकलेट में रामलला की तस्वीर पर जारी बहस के बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बुकलेट पर रामलला की फोटो पर हमारी आस्था है, हमने लगाया है। इनको क्यों मिर्ची लग रही है, वे भी लगा लें फोटो। आम आदमी पार्टी, वीआईपी, ओवैसी और अन्य पार्टियों के चुनाव लड़ने पर मौर्य ने कहा कि 60% वोट हमारा है, बाकी में बंटवारा है और उस बंटवारे में भी हमारा है। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में दूसरे दिन हुए मंथन के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार की उपलब्धियों का बार बार जिक्र करें, जिससे कि बात जनता तक पहुंचे। नड्डा ने कहा कि गांव का आदमी दिखता सीधा है पर सारी बातों को समझता है। वहीं यूपी के सांसदों की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बीजेपी अपने सिद्धांतों के लिए जानी जाती है।
राहुल गांधी ने फिर से राफेल डील में करप्शन का आरोप लगाया है। राहुल ने कहा कि राफेल डील में भारी करप्शन हुआ है। अपनी बातों को मजबूती देने के लिए राहुल ने महात्मा गांधी के उस वाक्य का जिक्र किया जिसमें बापू ने कहा था कि अगर आप सही हैं और आप ये जानते हैं तो जो सच है वो कहिए, अगर आप अकेले भी हैं तो सच सच ही रहेगा। असम सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर कहा कि वे मिजोरम की यात्रा न करें। सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव लगातार जारी है। इस बीच असम सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं मिजोरम सरकार ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वो असम सरकार को इस तरह की गतिविधियों से परहेज करने और आगे संघर्ष से बचने के लिए निर्देश दें। देश में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को जानने के लिए बनाई गई सच्चर कमेटी की सिफारिशों के अमल पर रोक की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हिंदू समुदाय के कुछ लोगों की याचिका में कहा गया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बिना कैबिनेट की मंजूरी के अपनी तरफ से कमेटी के गठन का आदेश दिया था, जो कि असंवैधानिक था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति का विरोध किया है। केजरीवाल ने कहा कि जब अस्थाना को सीबीआई डायरेक्टर बनाने की बात आई थी तो उन्हें कमेटी के योग्य नहीं माना गया था। उस कमेटी में प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस थे। ऐसे में वे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की पोस्ट के लिए कैसे योग्य माने जा सकते हैं। चुनाव नजदीक देख पंजाब में तमाम राजनीतिक पार्टियां दलित वोट बैंक को साधने में जुट गई हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आने वाले विधानसभा सत्र में पंजाब एससी वेलफेयर बिल लाने का ऐलान किया है। इस बिल के तहत शेड्यूल कास्ट के लोगों के वेलफेयर के लिए बजट में अलग से वेलफेयर फंड रखने की पंजाब सरकार की तैयारी है। SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. और टोक्यो ओलंपिक में आज किन किन भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबले हैं? मैरी कॉम ने रेफरी के फैसले पर क्यों उठाए सवाल? किसके लिए? मैरी कॉम है हमेशा चैंपियन और 2 साल बाद मीराबाई चानू ने क्या किया? ओलंपिक से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 टोक्यो ओलंपिक। ओलंपिक में तीरंदाजी के मुकाबले में दीपिका कुमारी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दीपिका ने रूस की खिलाड़ी को शूट ऑफ में हराया। पहले 5 सेट में दोनों खिलाड़ी 5-5 अंक की बराबरी पर रहे, लेकिन इसके बाद शूट ऑफ मुकाबले के ने दीपिका परफेक्ट 10 स्कोर किया, जबकि रूस की खिलाड़ी का निशाना सिर्फ 7 पॉइंट पर लगा। दीपिका का सेमीफाइनल के लिए आज ही 11:30 बजे मुकाबला है। 25 मीटर पिस्टल इवेंट में राही सरनोबत ने अपने क्वालिफिकेशन राउंड में 573 अंक हासिल किए। राही 32वें स्थान पर रही। फाइनल में जगह बनाने के लिए ये काफी नहीं है, लेकिन अभी उम्मीदें बाकी हैं। हालांकि भारत की इस निशानेबाज के लिए ये राह मुश्किल हो गई। टोक्यो ओलंपिक में आज सुबह 8:15 बजे बॉक्सर प्री क्वार्टर फाइनल में सिमरनजीत कौर का मुकाबला थाईलैंड की मुक्केबाज सुदापोर्न सिसोंदी से होगा, जबकि करीब 8:45 पर लवलीना बोरगोहेन का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपे के मुक्केबाज चीन नियन से होगा। आज महिला हॉकी टीम का मुकाबला अब से कुछ देर बाद आयरलैंड से होगा। महिला टीम के अगले दौर में पहुंचने की कोई संभावना नहीं बची है। भारतीय महिला हॉकी टीम अपने शुरुआती तीनों मैच हार चुकी है। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। भारत का ये आखिरी पूल मैच है। भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का आज महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जापान की यामागुची से मुकाबला होगा। सिंधु ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक के अंतिम 8 में जगह बनाई है। सिंधु रियो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। अगर वे टोक्यो में भी मेडल अपने नाम करती हैं, तो वो 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बन जाएंगी। ओलंपिक मेडल का सपना टूटने के बाद भारतीय महिला बॉक्सर मैरी कॉम ने फैसले पर सवाल उठाए हैं। मैरी कॉम ने जीत न पाने के लिए रेफरी, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को जिम्मेदार ठहराया। उनके मुताबिक बॉक्सिंग टास्क फोर्स का फैसला बहुत खराब है। मैरी कॉम ने बताया कि उन्हें काफी देर तक इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि वो जीत नहीं पाई। वो खुद को बतौर विजेता ही देख रही थी। केंद्रीय मंत्री और पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने मैरी कॉम के मैच के बाद ट्वीट में लिखा कि प्रिय मैरी कॉम, आपने सिर्फ 1 पॉइंट से टोक्यो ओलंपिक में अपना मुकाबला गंवा दिया, लेकिन आप मेरे लिए हमेशा चैंपियन हो। आपने जो हासिल किया है वो पूरी दुनिया में किसी भी महिला बॉक्सर ने हासिल नहीं किया। आप लेजेंड हो। आप पर देश को गर्व है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का तिरंगा लहराने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वो जमीन पर बैठकर खाना खाते दिख रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि वो मुस्कान जब आप 2 साल बाद अपने घर का खाना खाते हैं। 26 वर्षीय मीराबाई चानू ने 202 किलोग्राम वजन उठाकर टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। और ये देखिए, ये टोक्यो ओलंपिक
की पदक तालिका है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से किस देश की क्या स्थिति है। तो टॉप पर चीन अभी भी बना हुआ है, जापान दूसरे स्थान पर है जो कि मेजबान देश है, अमेरिका जो है वो तीसरे स्थान पर है, और भारत की अगर बात करें तो भारत यहाँ 46वें स्थान पर है। भारत काफी पीछे है, सिर्फ एक ही पदक अभी तक भारत की झोली में है। देखिए, चीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 31 पदकों के साथ वो टॉप पर अभी भी बना हुआ है। 15 गोल्ड उसके खाते में है। और अब बात राज्यों की, तो राज्यों की खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया और गृह मंत्रालय से उसकी नियुक्ति के फैसले को वापस लेने की मांग की। आप विधायक संजीव झा ने विधानसभा में इस मसले को उठाया और आरोप लगाया कि अस्थाना की नियुक्ति नियमों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में मानसून के कारण एक हफ्ते तक बारिश हो सकती है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अगले 24 घंटे में खतरे का निशान पार कर सकता है। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से 1,60,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसके आज शाम तक दिल्ली पहुंचने के आसार हैं। प्रशासन ने यमुना किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए उत्तर भारत के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं बिहार में मौसम में बदलाव को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पटना समेत कई जिलों में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर बेकाबू कार ने महिला सहित 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस दौरान एक बैरियर भी टूट गया। शुरुआती जांच के मुताबिक ब्रेक न लगने की वजह से ये हादसा हुआ है। ये सारी घटना ग्रेटर नोएडा की दादरी लुहारली टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दबंगों ने जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। धरना प्रदर्शन से नाराज दलित समुदाय के लोगों को कलेक्टर ने राजगढ़ से डांटकर भगा दिया और बदसलूकी की। कलेक्टर के इस रवैये से दलितों में नाराजगी है और उन्होंने जिला कलेक्टर को हटाने की मांग की है। हैदराबाद के एक होटल में एक शख्स ने महिला की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक गुरुवार शाम को शायद दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद नाराजगी में शख्स ने किसी धारदार चीज से महिला का गला रेतकर हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक कार बेकाबू होकर सड़क किनारे बने कुएं में गिर गई। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने क्रेन और विशेष तैराकों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया है। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद कार के अंदर एक शख्स मृत अवस्था में मिला। मृतक की पहचान रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने मानवता की मिसाल पेश की है। जीआरपी ने 8 नेत्रहीन यात्रियों को मानव श्रृंखला बनाकर सीढ़ी पार करवाई और प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया। इतना ही नहीं, सभी यात्रियों को ट्रेन में बिठाकर उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। इस बात के लिए जीआरपी की तारीफ हो रही है। और देश में क्यों बढ़ रहे हैं संक्रमण के केस? क्या देश में जल्द लगने वाली है वैक्सीन की मिक्स्ड डोज? अब क्या है कोविड का नया साइड इफेक्ट? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में संक्रमण के कुल 44,667 नए मामले सामने आए। वहीं 549 मरीजों की महामारी से जान चली गई। एक दिन में रिकवर होने वालों की संख्या 41,852 रही। देश में इस वक्त पॉजिटिव केस 4 लाख के करीब है। कोरोना संक्रमण के मामले में केरल पूरे देश के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 22,064 नए केस आए, जबकि रिकवर होने वालों की तादाद इससे काफी कम 16,649 रही। केरल में एक्टिव केस बढ़कर 1.5 लाख के पार चला गया है। एक दिन में कोरोना से राज्य में 128 लोगों की मौत हुई है। जल्दी ही देश में 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज देने की शुरुआत हो सकती है। एक्सपर्ट पैनल ने कोविड कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिक्स्ड खुराक के ट्रायल को मंजूरी की सिफारिश की है। वैक्सीन का ये ट्रायल सीएमसी वेल्लोर में होगा। इजराइल में कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अगले हफ्ते देश में 60 साल से ऊपर उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की तैयारी है। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
इससे पहले प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने बुजुर्गों को तीसरी डोज के प्रस्ताव का समर्थन किया। कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद भी लोगों में सेहत से जुड़ी अलग अलग तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं। इसी सिलसिले में अब कुछ लोगों में तेजी से बालों के झड़ने की समस्या दिखी है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में कोरोना वायरस के रोगियों में बालों के झड़ने की शिकायतों में 100% की वृद्धि देखी गई है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच एक के बाद एक सामने आ रहे वेरिएंट्स ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। हैदराबाद में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सहित कई शोध संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स के पीछे के रहस्य को समझने का दावा किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना के नए वेरिएंट संक्रमित शख्स के शरीर में ही बढ़ते और विकसित होते हैं। टोक्यो में एक तरफ ओलंपिक के मुकाबले जारी हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। टोक्यो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3665 नए मामले आए हैं, जो कि एक दिन में अब तक का सर्वाधिक है। राहत की बात यह है कि दुनिया भर से पहुंचे खिलाड़ी और खेलों से जुड़े स्टाफ सुरक्षित हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाओं की होर्डिंग के मामले में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को बड़ी राहत मिली है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ऑक्सीजन और दवाइयां मुहैया कराने में असफल रही, तब इन लोगों ने जरूरतमंदों की मदद की। इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप इसे राजनीतिक दलों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। दवाओं की होर्डिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया है कि क्या पुलिस ने उस वक्त मदद कर रहे किसी गुरुद्वारे, मंदिर या अन्य संगठनों के खिलाफ भी कोई ऐसा एक्शन लिया है। इससे पहले गौतम गंभीर की तरफ से हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर अपने खिलाफ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई गई और इसे उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचने वाला बताया गया। और भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत को लेकर क्या खुलासा हुआ है? अफगानिस्तान के बैटल ग्राउंड से टीवी 9 भारतवर्ष की आंखों देखी और काबुल में रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर नजर। इन सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 तालिबान के गढ़ में टीवी 9। अमेरिकी मैगजीन वॉशिंगटन एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि तालिबान ने भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को घायल हालत में जिंदा पकड़ा था और पहचान करने के बाद उसकी हत्या की। इतना ही नहीं, तालिबानी आतंकियों ने उसके साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी। आतंकियों ने पहले दानिश को गोलियों से छलनी कर दिया था, उसके बाद शव को शत विशत कर दिया था। अफगानिस्तान सेना और तालिबान के बीच भीषण युद्ध जारी है। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी और वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र मौर्य वहां के पल पल की खबर दे रहे हैं। काबुल की सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। काबुल को तालिबान से बचाने के लिए अफगान फोर्स तैयार है। शहर में 3 लेयर सिक्योरिटी लागू कर दी गई है। तालिबान को मजबूत होता देख सुरक्षा बल लगातार चौकसी बरत रहे हैं। काबुल सिटी का वो इलाका जिसको हम इसका ग्रीन जोन या मेन इलाका भी कहते हैं, यानी जो मेन है, उसके बाद एक्सटेंडेड ग्रीन जोन और उसके बाद जो आप हिल एरिया देख रहे हैं वो ओल्ड सिटी एरिया है। यानी काबुल जो है 3 लेयर में बांटी गई है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इसी तरीके से रखा जाता है। काबुल में सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट पर हैं। यहाँ आने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। काबुल के अंदर हर गाड़ी को लगातार चेक किया जाता है, प्रॉपर फ्रिस्किंग की जाती है। अगर आप देखें कि ये नेशनल जो उनके सिक्योरिटी है वो है नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, और ये अगर आप देखें कि ये किस तरीके से हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। K9 डॉग से चेक किया जाता है प्रॉपर कि किस तरीके से किसी भी गाड़ी में कोई चीज़ मौजूद तो नहीं है। अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान लड़ रहा है। इसे लेकर अफगानिस्तान के पड़ोसियों ने अपने यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी है। अफगानिस्तान में लगातार हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान और चीन के कंधे पे रखकर तालिबान अपनी बंदूक चला रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि अपने वजूद को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी चिंता पड़ोसी मुल्कों में नजर आनी शुरू हो गई है। पड़ोसी मुल्कों ने खासतौर पर जिनकी बाउंड्री अफगानिस्तान से लगती है, उन्होंने अपनी बाड़े या फिर अपनी बाउंड्रीज और बड़ी कर दी हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण वाले क्षेत्र नूरिस्तान प्रांत की कामदीश घाटी में बाढ़ से 40 लोगों की मौत हो गई है। दर्जनों घर गिर गए हैं। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। कामदीश घाटी में अचानक बाढ़ में डूबे 40 शवों को निकाला जा चुका है और लापता लोगों की तलाश जारी है। अफगानिस्तान में सरकार और तालिबान के बीच चल रही लड़ाई की वजह से अफगानिस्तान के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। जनवरी से लेकर अब तक करीब 2.25 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। कंधार के बाहर तो और भी बुरे हालात हैं। वहाँ हजारों लोग रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर हैं। ये लड़ाई कब तक चलेगी ये किसी को भी नहीं पता है।
तालिबान ने अफगानिस्तान के मशहूर कॉमेडियन नजर मोहम्मद उर्फ खाशा जवान की हत्या की जिम्मेदारी ली है। खाशा जवान नाम से मशहूर नजर मोहम्मद को थप्पड़ मारने और गाली देने वाले 2 लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। ये वीडियो खाशा की हत्या से ठीक पहले का है। अब तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने माना है कि खाशा की हत्या तालिबान ने की है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे से मध्य एशिया में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। तालिबानी खतरे को देखते हुए रूस ने अब तजाकिस्तान में बड़े पैमाने पर अपनी सेना और भारी हथियार भेजे हैं। ताजिकिस्तान सीमा पर टैंक तैनात करने के बाद अब रूस के लड़ाकू विमान भी यहां तैनात होकर युद्धाभ्यास करेंगे।